हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स पढ़े और देखा कि कहाँ ये लोकेटेड होते हैं, कहाँ ये उपस्थित होते हैं और किस तरीके से इनमें युग्म शुक्राणुओं का निर्माण और वो वीर्य के रूप में बाहर निकलते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि जो मादा जनन तंत्र है वो किस तरीके से विभक्त होता है। तो स्त्रियों के अंदर मादा जनन तंत्र जो है दो भाग में विभक्त होता है। एक तो होता है प्राथमिक, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिनको हम बोलते हैं, और एक होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, दो भागों में विभक्त होता है। ठीक है, तो एक तो प्राइमरी लैंगिक अंग होते हैं और एक द्वितीयक। प्राइमरी लैंगिक अंग में हम किसको रखते हैं? इनमें हम रखते हैं अंडाशय। ठीक है, इनको हम ओवरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो द्वितीयक लैंगिक अंग है इनके अंदर हम बाकी के जो अंग है उनको रखते हैं, जैसे कि अंडवाहिनियां, गर्भाशय और योनि। ठीक है, और जो द्वितीयक है इसके अंदर हम तीन स्ट्रक्चर को डिस्कशन करेंगे। एक तो अंडवाहिनी, ठीक है, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। दूसरा हम लोग डिस्कशन करेंगे गर्भाशय, जिसमें एक बच्चे का विकास होता है, इसको यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और लास्ट जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो होती है योनि, जिसको वेजाइना बोला जाता है। तो इस तरीके से हम प्राथमिक और द्वितीयक जो अंग है वो हम डिस्कशन करेंगे मादा जनन तंत्र के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अंडाशय के बारे में। तो अगर हम देखें अंडाशय जो है, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं ये। ठीक है, और इनको प्राथमिक अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि दो प्रमुख कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन कौन से कार्य करते हैं उससे पहले हम देखते हैं इनकी उपस्थिति, यानी कि इनकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देखोगे कि जो इनकी उपस्थिति है वो कहाँ होती है। इनकी लोकेशन की बात करें तो ये इस तरीके से ये एक अंडाशय है और ये दूसरा अंडाशय है और ये जो है यूट्रस यानी कि गर्भाशय है। तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में हम बोलते हैं कि जो जो अंडाशय होते हैं ये उदर गुहा में पाया जाता है। पहली बात तो उदर गुहा में जो वृक्क यानी कि किडनी, वृक्कों के नीचे और पेल्विक रीजन में होते हैं। श्रोणी भाग, श्रोणी भाग जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पेल्विक रीजन। ठीक है, यहाँ ये गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं, गर्भाशय के दोनों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अंडाशय को प्राथमिक अंग क्यों कहा जाता है। तो अंडाशय को प्राथमिक अंग कहने के पीछे दो कारण होते हैं, क्योंकि ये दो प्रमुख कार्य करते हैं। ठीक है, दो प्रमुख कार्य करते हैं। कौन कौन से? अगर पहला कार्य देखा जाए तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है मादा के अंदर अंडाणुओं का निर्माण करना, यानी कि मादा जनन कोशिकाएं जिनको हम अंडाणु कहते हैं, तो ये क्या करते हैं? अंडाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अंडाणु निर्माण को अंड जनन भी बोला जाता है, oogenesis वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ये इनका प्राथमिक कार्य होता है। अंडाणु निर्माण के लिए जो अंडाशय है इसमें बहुत सारी अंडाशय पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि अगर हम अंडाणु निर्माण की बात करें तो हम देखेंगे कि अंडाणु निर्माण के अंदर जो अंडाशय है, ठीक है, अगर ये अंडाशय देते हैं तो अंडाशय के अंदर बहुत सारी क्या पाई जाती है? ओवेरियन फॉलिकल पाई जाती है, ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी कि इनको अंडाशयी पुट्टिकाएं बोला जाता है। ठीक है,
और ये जो अंडाशय पुट्टिकाएं हैं ये ही होते हैं आगे जो किसका निर्माण करती हैं, ये अंडाणु निर्माण करती हैं। ठीक है, जब ये अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया जो है वो परिपक्वन अवस्था में यानी कि प्यूबर्टी एज के अंदर स्टार्ट होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब होते हैं, तो अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात जो है अंडाशय से निकलते हैं। अंडाशय से यहाँ पे जो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया है वो परिपक्वन काल, जिसको आप यौनावस्था भी बोल सकते हैं, में स्टार्ट होती है। ठीक है, ये तो था इसका पहला कार्य जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम था। अब हम देखते हैं इसका दूसरा कार्य, अंडाशय का दूसरा कार्य। क्यों इनको प्राथमिक अंग बोला जाता है, ये आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि अंडाशयों को प्राथमिक अंग क्यों कहा जाता है। तो ये दो प्रमुख कार्य करते हैं, एक तो अंडजनन और दूसरा क्या करते हैं, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पे दो हार्मोन का निर्माण करती है। तो अंडाशय जो है ना वो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, और इससे ये दो हार्मोन्स निकालते हैं, एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरे हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों अंडाशय उधर, ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन स्त्रियों के अंदर क्या कार्य करते हैं, तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं, इन दोनों हार्मोन्स के भी दो कार्य हैं। पहला तो अंडजनन में सहायता करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है इनका कार्य होता है ये लैंगिक परिवर्तन यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिनमें कि आवाज का पतला होना और मेमोरी ग्लैंड्स का यानी कि दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण होना, ठीक है, स्तनों का विकसित होना और इसके अलावा अंडाणु का निर्माण होना। ठीक है, तो जितने भी लैंगिक लक्षण या लैंगिक परिवर्तन जो आते हैं यानी कि मादा के अंदर जितने भी लैंगिक परिवर्तन है, लैंगिक परिवर्तन मतलब जितने भी सेक्सुअल चेंजेस हैं वो इन्हीं दोनों हार्मोन्स की वजह से आते हैं। इसीलिए अंडाशय को हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं मादा का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो द्वितीयक अंग हैं वो कौन कौन से हैं। उससे पहले हम इन द्वितीयक अंग और प्राथमिक अंग का एक डायग्राम से इसको समझते हैं, क्योंकि हमें पता है जो द्वितीयक अंग है, द्वितीयक लैंगिक अंग जो हम बोलते हैं कि मादा के अंदर, ये हम बेसिकली तीन अंग पढ़ते हैं। एक तो अंडवाहिनी जो कि एक जोड़ी होती हैं, एक हम पढ़ते हैं गर्भाशय और एक पढ़ते हैं योनि। ठीक है, तो इनका और अंडाशय का एक नामांकित चित्र देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। चलो ये बिना नामांकन के ही है, कोई बात नहीं, नामांकन हम करते हैं इसका। देखो क्या है कि आपको दो अंडाशय दिख रहे हैं, एक तो यहाँ पे और एक ये दो क्या है, अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय से बिल्कुल सटी हुई क्या पाई जाती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें दिख रही है एक ट्यूब नुमा संरचना, इसे हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। ये है अंडवाहिनी। ठीक है, उसके बाद हमें एक बड़ा सा जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ये यहाँ से लेके इतना जो पोर्शन हमें दिख रहा है, ये जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, और गर्भाशय के आगे होते हैं तीन पार्ट। जो ऊपर ये उठा हुआ भाग है, ये वाला ऊपर उठा हुआ भाग, इसे बोलते हैं फंडस। ठीक है, उसके बाद में ये जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं गुहा। ठीक है, और ये जो नीचे का जो चपटा रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं इसको ग्रीवा बोला जाता है, ग्रीवा। और ये इतनी मोटी जो है ये होती है गर्भाशय की भित्ति, गर्भाशय, अरे गलत लिख दिया, गर्भाशय भित्ति बोल सकते हो आप इसको, या फिर अंतस्तर भी बोल सकते हो। ठीक है,
मतलब बहुत मोटी भित्ति होती है, बहुत बड़ी मोटी वॉल होती है गर्भाशय की, क्योंकि गर्भाशय के अंदर ही 9 महीने तक बच्चा जो है वो विकसित होता है, इसीलिए इसकी वॉल बहुत बड़ी होती है। ठीक है, और उसके बाद जो ये रीजन है, ये वाला रीजन, ये कहलाता है योनि। ठीक है, और यहीं क्या होते हैं, वीर्य का उत्सर्जित किया जाता है, और यहाँ से जो शुक्राणु हैं वो इस तरीके से गति करते करते और यहाँ तक पहुँचते हैं, और अंडाशय से जो है अंडाणु निकल के यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कि अंडाणु की उपस्थिति वो हमें अंडवाहिनी में देखने को मिलती है। अंडाणु की जो उपस्थिति है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, अंडवाहिनी में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये है हमारा प्राथमिक अंग, बाकी का गर्भाशय और योनि और अंडवाहिनी, ये हमारे कौन से हैं, द्वितीयक अंग। प्राथमिक अंग हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्राथमिक अंग बोला जाता है अंडाशय को 2 कार्य करती है, अंडाणु का निर्माण करती है, और जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करके और 2 हार्मोन्स उत्सर्जित करती है। अब देखते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी की बात करें हम लोग, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, क्योंकि मादा जनन तंत्र में या फिर नर जनन तंत्र में द्वितीयक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि प्राथमिक अंग के अलावा जनन कार्यों में मदद करने वाले जो होते हैं वो द्वितीयक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला अंग है हमारे पास वो है अंडवाहिनी, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। अंडवाहिनी जो है एक जोड़ी होती है, ठीक है, और लंबी और कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, और यह भी गर्भाशय की दोनों ओर स्थित होती है, गर्भाशय के दोनों ओर। स्थित होती है। ठीक है, अंडवाहिनियां जो है वो एक तरफ से तो अंडाशय से और दूसरे तरफ से गर्भाशय से ये जुड़ी रहती है। तो अंडवाहिनी की नलिका जो होती है अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो मतलब आप यूं समझे कि ये जो है बीच में एक कड़ी की तरह है अंडाशय और गर्भाशय के मध्य। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम में देखें तो इस तरीके से यहाँ से अंडाणु बाहर निकलेगा। ठीक है, अंडाशय में ये अंडाणु बना, ठीक है, ये क्या बना, अंडाणु। ठीक है, और अंडाणु बाहर निकलता है अंडाशय से, और फिर ये जो है ये है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। ठीक है, तो अंडवाहिनी से अब जो अंडाणु है वो अंडवाहिनी में रहता है, और यहाँ पे क्या आते हैं, शुक्राणु आते हैं, फिर उनमें जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरीके से गर्भाशय के दोनों तरफ इस तरीके से नलिकाबद्ध संरचना होती है। और लंबाई की अगर हम बात करें, अंडवाहिनी की जो लंबाई है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। ठीक है, और ये भी निषेचन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अनुकूल परिस्थितियां जो है प्रदान करती है। तो अगर कार्य की बात करें हम लोग, अंडवाहिनी का कार्य क्या है, तो हम बोलेंगे कि अंडवाहिनी जो है वो अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाती है। का कार्य करती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें अंडाशय के अंडवाहिनियों के लिए मिलता है, अंडवाहिनियां जो है निषेचन के लिए, अगर आपसे पूछा जाए कि निषेचन के लिए क्रियास्थल कौन सा होता है, तो हम बोलते हैं अंडवाहिनी का एक भाग होता है एम्पुला, वहां पे निषेचन की प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाती है। तो ये निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है, पूरे मादा जनन तंत्र में। तो ये परिस्थितियां हमें देखने को मिलती है अंडवाहिनियों के अंदर। ठीक है, तो अगर हम अंडवाहिनी का एक डायग्राम बना के देखें तो अंडवाहिनी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ये उसका फूला हुआ भाग होता है, आगे से ही इस तरीके से कुंडलित नलिकाएं होती हैं अंडवाहिनी की। तो अंडवाहिनी जो है उसमें 3 पार्ट रहते हैं। ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं एम्पुला पार्ट। ठीक है, और ये होती है
फंडीबुलम, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें ये है अंडाशय, ये क्या है, अंडाशय, ठीक है। और अंडाशय में इस तरीके से क्या बनता है, अंडाणु बनता है, ठीक है। और अंडाणु इस तरीके से बाहर आ जाता है और फिर ये इन जो उंगलियां नुमा प्रवर्ध होते हैं इनफंडिबुलम, इस अंडाणुओं को ग्रहण करते हैं और इस अंडाणुओं को कहाँ छोड़ देते हैं, ये है अंडाणु, ठीक है, जो कहाँ, एम्पुला में पड़ा रहता है, ठीक है। और फिर जब शुक्राणु आते हैं, इस तरीके से बहुत सारे शुक्राणु आते हैं, तो कोई एक शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ इस तरीके से निषेचन की क्रिया करता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निषेचन संपन्न होता है। तो इस तरीके से ये होती है अंडवाहिनी, जो निषेचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां प्रदान करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं गर्भाशय। गर्भाशय जो मादा जनन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि पूरे 9 महीने तक एक छोटे बच्चे को विकसित करने के लिए जो स्थल होता है वो गर्भाशय ही होता है। गर्भाशय उदर गुहा के निचले भाग में पाया जाता है और ये एक होता है, मतलब ये एक जोड़ी नहीं है, ये एक थैलीनुमा संरचना होती है, संरचना होती है। कहाँ पाया जाता है ये गर्भाशय, उदर गुहा के निचले भाग में मूत्रथैली या मलाशय, मूत्रथैली तथा मलाशय के मध्य पाया जाता है, मूत्रथैली तथा मलाशय के मध्य पाया जाता है, ठीक है। ये एक मांसल और खोखला अंग है, क्योंकि बीच में इसके गुहा पाई जाती है, उस गुहा में ही एक बच्चा जो है परिवर्धित होता है, ठीक है। और इसी के अंदर ही दोनों अंडवाहिनियां जो है वो संयुक्त होती है, इसमें एक थैलीनुमा संरचना बनाती है, ठीक है। और ये जो है, इसका अगर आकार देखें तो ये ऊपर से चौड़ा और नीचे से संकरा होता है। मतलब अगर हम गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय की ये मान लो अंडवाहिनियां आ रही हैं, तो ये ऊपर से तो इस तरीके से हमें चौड़ा और नीचे से यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे संकरा जो है हमें देखने को मिलता है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे फिर आगे इस तरीके से क्या प्रेजेंट होती है, ये होती है वेजाइना, ये तो है योनि, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये ऊपर से, मतलब इसका ये है गर्भाशय, ठीक है। और गर्भाशय जो है ऊपर से तो क्या होगा, चौड़ा, ठीक है। और नीचे से क्या होता है, संकरा, ठीक है। उसका ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है इसको हम बोलते हैं फंडस, ठीक है। अंदर ये जो खोखली गुहा पाई जाती है, ठीक है। इसको हमने डायग्राम में भी देखा था, इस तरीके से ये जो रीजन होता है वो गुहा कहलाता है, इसे हम बोलते हैं गुहा। और ये जो नीचे का इतना जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमें क्या कहलाता है, ग्रीवा। और ये ग्रीवा भाग जो होती है वो संकरी होती है, ये वाला जो रीजन होता है वो संकरा होता है। तो मतलब गर्भाशय के 3 भाग हो गए, एक फंडस, एक गुहा और एक ग्रीवा, 3 भाग में हम इसको विभक्त करते हैं। गर्भाशय की जो ग्रीवा है वो आगे जाके किस में खुलती है, योनि के अंदर खुलती है। ग्रीवा का भाग जो है योनि में खुलता है। गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड जो है वो यहाँ पे स्थापित होता है और भ्रूण का विकास करता है। देखो यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये अगर हम देखें, यहाँ अंडवाहिनी है, यहाँ पे ये शुक्राणु और इस तरीके से अंडाणु मिल गए हैं और फिर यहाँ पे ये बन गया जायगोट, ठीक है, युग्मनज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये युग्मनज जब अब नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करेगा, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से ये कोशिकाओं का समूह जो है गर्भाशय में आके रोपित हो जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं गर्भाशय में जो ये निषेचित अंड होता है उसको स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है,
भ्रूण का भ्रूण रोपण की क्रिया जो है गर्भाशय की भित्ति के अंदर होती है, और फिर ये भ्रूण जो है आगे जो है वो एक नए बच्चे में यानी कि विकसित होता है। तो हम लोग देखें कि ये अंडाणु है, ठीक है, और अंडाणु के साथ इस तरीके से शुक्राणु आके मिलता है, ठीक है, जिससे क्या बना, एक कोशिकीय संरचना जो द्विगुणित थी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, निषेचन दिखा रहे हैं। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग मनज का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं जायगोट बनता है, और इस जायगोट के अंदर समसूत्री विभाजन होता है लगातार, जिससे 1 से 2 कोशिका, ठीक है, 2 से फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से लगातार कोशिकाओं का ऐसे समूह बनता रहता है, ठीक है। और इस तरीके से इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। और फिर ये भ्रूण जो है गर्भाशय की भित्ति में जाके क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है, और रोपण होने के बाद फिर वो आगे गर्भाशय की मान लो भित्ति है, और गर्भाशय की भित्ति में एक संरचना बनती है प्लेसेंटा, ठीक है। ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। और इस प्लेसेंटा से वो एक नाल से जुड़ा रहता है, और हम यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से ये जो बच्चा है गर्भाशय के अंदर विकसित होता है। ये क्या है, जो है विकसित बच्चा बोल सकते हैं, या फिर ये न्यूबॉर्न या नया बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी, न्यू बेबी है, जो कि अभी माँ के गर्भ में क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो ये इस तरीके से एक नाल के द्वारा इस प्लेसेंटा नामक संरचना से जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा बेसिकली एक ऐसा उत्तक है जिसका 50% पार्ट तो कौन बना रही है, मदर, और 50% पार्ट कौन बनाता है, बच्चा बनाता है, चाइल्ड बनाता है। तो इस तरीके से ये जो संरचना है, अगर हम देखें प्लेसेंटा किस तरीके से बच्चे को बांधे रखती है, तो उसको एक डायग्राम से देखें। तो बच्चों इस डायग्राम में आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि ये प्लेसेंटा जो है इस तरीके से थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, जो भ्रूण के नाभि से जुड़ी रहती है। ये जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको नाम दिया जाता है, यानी कि एक नाल जो है, भ्रूण नाल जिसको बोलते हैं, भ्रूण नाल, ठीक है। इस नाल से बच्चे को क्या क्या जाता है, खाना जा रहा है, ठीक है, O2 जा रहा है, ठीक है, और बच्चे के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर जा रहा है, एक्सेट्रा, जो अच्छी चीज़ें हैं जा रही है। और इस से माता के पास क्या आ रहे हैं, जो कि उत्सर्जी पदार्थ हैं, उत्सर्जी जो पदार्थ हैं वो जो है यहाँ पे वापस ट्रांसफर कर देता है, और माता के शरीर से ये बाहर निकाल दिए जाते हैं उत्सर्जी पदार्थ। ये किस तरीके से व्यवस्थित होता है, तो हम यहाँ देखें तो ये रीजन है योनि, ठीक है, और ये इस तरीके से पूरा का पूरा क्या है, गर्भाशय, ठीक है। गर्भाशय में ये नया बच्चा है जो विकसित हो रहा है, जिसको फिटस बोलते हैं, और ये है प्लेसेंटा। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से बच्चा इस तरीके से एक नाल के द्वारा क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो प्लेसेंटा जो है माता और भ्रूण के मध्य स्थित कड़ी होती है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, माता व भ्रूण के बीच में स्थित, भ्रूण के मध्य की क्या होती है, कड़ी होती है, और इसी से ही भ्रूण को विकसित करने के लिए जो पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, जल है, ये सारी चीज़ें, इम्यूनिटी के लिए प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पे मदर से बच्चे में आती है। बदले में बच्चा मदर को अपने जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उत्सर्जी पदार्थ है, माता के शरीर में स्थानांतरित करता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे गर्भाशय को देखते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है, गर्भाशय की भित्ति जो है वो मतलब ब्लड के फॉर्म में झड़ती है और गिर जाती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रजोधर्म के नाम से जानते हैं, रजोधर्म स्त्राव, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेनेस्ट्रुअल साइकिल, मेनेस्ट्रुअल फ्लो के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों होता क्या है इसके अंदर, अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो कि ये मान लीजिए हम लोगों ने बनाया, ये अंडवाहिनी और ये है गर्भाशय,
ठीक है, और ये इस तरीके से हमने बनाई योनि, ठीक है, ये फूला हुआ भाग हो गया इस तरीके से, ठीक है। और ये है हमारे पास अंडवाहिनी और ये है अंडाशय, ठीक है। वन साइडेड का दिखा रही हूँ, यहाँ से जो है एग निकला और एग निकल के यहाँ अंडाणु जो है वो बैठ गया, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही अंडाणु बाहर आता है तो अंडाशय से दो हार्मोन भी आते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, गर्भाशय की भित्ति को इस तरीके से मोटी करते हैं, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति को मोटी कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको पता होता है कि आगे जो है बच्चे का विकास यही होने वाला है, तो आप देखोगे गर्भाशय की जो आंतरिक स्तर है वो काफी मोटी होती रहती है, ठीक है। अब ये काम जो है वो लगातार चलता रहता है जब तक कि एग जीवित है, लेकिन जब शुक्राणु नहीं आएंगे, नो स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु बोला जाता है नहीं आए, तो इस वजह से जो ये एग है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि एग बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो इधर एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इनका स्तर भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और जैसे ही इनका स्तर गिरेगा तो ये जो भित्ति है ये टूट टूट के ऐसे रुधिर के रूप में बहना स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से योनि से, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, योनि, ठीक है। तो योनि से जो गर्भाशय की आंतरिक स्तर है वो रुधिर के रूप में इस तरीके से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी रुधिर के रूप में, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रजोधर्म स्त्राव, ठीक है। तो अगर हम एक पूरे 28 दिन का होता है ये रजोधर्म, यानी कि अगर पहले दिन से लेके 5वें दिन, ये 5 दिन क्या होता है, रक्तस्राव होता है, ठीक है। और फिर 6 तारीख से लेके 13 तारीख तक का जो पीरियड होता है इसमें अंड जनन होता है, ठीक है, अंडाणु का निर्माण होता है। 14वां दिन जो होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 14th डे यहाँ पे क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग, ठीक है, यानी कि अंडाणु का बाहर आना, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, अंडे का बाहर आना, कहाँ से, ओव्यूलेशन में अंडाशय से अंडाणु जो है वो कहाँ पहुंचेगा, अंडवाहिनी में पहुंचेगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर 15 तारीख से लेके ये लगभग 28 तारीख तक, 15 से लेके 25 तारीख तक मेनली हम बात करते हैं, अंडाणु शुक्राणु का वेट करता है, ठीक है। और इस दौरान इस पीरियड के अंदर ये जो हार्मोन्स है उनका स्तर बहुत ज़्यादा होता है, स्तर जो है इन हार्मोन्स का ज़्यादा होता है, लेकिन जब शुक्राणु नहीं आते तो 28 तारीख को इनका स्तर डाउन हो जाएगा और फिर 1 तारीख को पुनः रक्तस्राव स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चलता है। अगर डायग्राम में देखें ये किस तरीके से होता है, तो इन डायग्राम में आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है, अंडोत्सर्ग 14वें दिन हुआ है, ये क्या है, अंडाशय, और अंडाशय से ये अंडाणु जो है वो बाहर आ गया, ठीक है, कहाँ आ गया, अंडवाहिनी में आ गया। और यहाँ पे ये जो है एंडोमेट्रियम या अंतः स्तर जो है गर्भाशय की अगर आप देखोगे तो काफी मोटी हो जाती है, ठीक है, रुधिर वाहिनियां यहाँ पे विकसित हो जाती है, और यहाँ पे इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे काफी मोटी हो चुकी है। लेकिन जब शुक्राणु नहीं होते तो जो है एग है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो गया, और एग जो है वो क्या हो गया, नष्ट, और जिसके दौरान ये जो यूट्रस की अंतः स्तर है वो इस तरीके से टूट कर रुधिर के रूप में बाहर आने लगी, ब्लड के रूप में, रुधिर के रूप में, तो इसे हम बोलते हैं रजोधर्म स्त्राव बोला जाता है,
ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमें देखने को मिलता है। और अगर शुक्राणु आ गया और जाइगोट यानी कि युग्मनज विकसित हो जाता है तो फिर रजोधर्म नहीं होता, तब ये जो भित्ति है वो एज इट इज बनी रहती है, क्योंकि इसको पता है आगे 9 महीने तक मुझे इस बच्चे को संभाल के रखना है। तो इस तरीके से गर्भाशय के अंदर रजोधर्म की प्रक्रिया भी हमें देखने को मिलती है। और अब हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र का लास्ट भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, योनि, यानी कि वेजाइना भाग। ठीक है, योनि के बारे में अगर हम बात करें तो योनि जो है मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की लंबी नाल होती है। ठीक है, यह कहाँ होती है, मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित होती है। ठीक है, और करीब कितनी, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल है। ठीक है, जो स्त्रियों के अंदर एज ए किस नाम से जाना जाता है, इसको हम मैथुन स्थल कक्ष के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैथुन स्थल के तौर पर यह कार्य करती है, क्योंकि वीर्य जो है यहीं पे क्या किया जाता है, स्त्रावित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा योनि के अंदर जो है एक विशेष प्रकार के योनि के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और जिससे यहाँ का जो वातावरण है यानी कि जो योनि का वातावरण है वो क्या रहता है, अम्लीय रहता है। ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो सके, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है ये। ठीक है, तो इसके साथ साथ योनि के अंदर जो रजोधर्म का स्त्राव है, यह वो अंग है स्त्रियों में जहाँ रजोधर्म का स्त्राव और प्रसव दोनों का कार्य होता है। तो यहाँ पे ये योनि के अंदर ही प्रसव भी व रजोधर्म स्त्राव जो है दोनों कार्य के लिए यह स्थल जो है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो योनि है वो मादा के अंदर वो भाग है जो वीर्य को ग्रहण भी करती है। ठीक है, प्रसव भी यहीं से होता है और रजोधर्म का स्त्राव भी यहीं से होता है। तो इस तरीके से हमने एक कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की स्टडी की, जिसके अंदर हमने देखा कि कौन सा अंडाशय को क्यों प्राथमिक अंग बोलते हैं, द्वितीयक अंग का क्या रोल है, अंडवाहिनी के अंदर निषेचन अंडाणुओं को वो ग्रहण करती है अंडवाहिनी, और योनि में वीर्य से शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में पहुंच के और वहां क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, और वो युग्मनज फिर वहां पे समसूत्री विभाजन करता करता गर्भाशय में आके रोपित होके और नए बच्चे के रूप में परिवर्तित होता है, और उस बच्चे का प्रसव फिर यहीं से होता है। अगर ये प्रक्रिया नहीं होती है तो रजोधर्म स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर गर्भाशय के आंतरिक भित्ति जो है वो रुधिर के रूप में बाहर निकलने लग जाती है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पे मादा जनन तंत्र को समझा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक नए सिस्टम के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग। थैंक यू।